बच्चों, आज इस वीडियो में क्लास 8 की साइंस का फर्स्ट चैप्टर फसल उत्पादन एवं प्रबंध के बारे में जानेंगे। फसल उत्पादन के कौन कौन से स्टेप हैं उनको विस्तार से जानेंगे। आज से 10,000 ईसा पूर्व तक लोग खानाबदोश थे। वे भोजन के और आश्रय की तलाश में इधर उधर घूमते रहते थे। वो क्या करते थे? कच्चे फल खाते थे, कच्ची सब्जियां खाते थे और भोजन के लिए जानवरों का शिकार करते थे। बाद में वे भूमि पर खेती करने लगे। चावल, गेहूं और दूसरे तरह के अनाज और खाद्य फसल का वो उत्पादन करने लगे। इस तरह से खेती का या कृषि का जन्म हुआ। ये या तो पैदल जाते थे एक जगह से दूसरी जगह या जानवरों पर सवार होके जाते थे। पौधे अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, यह आपको मालूम होगा क्योंकि उसमें क्लोरोफिल होता है। लेकिन मनुष्य और दूसरे जंतु अपने भोजन नहीं बना सकते। वो अपने भोजन कहाँ से लेते हैं? वो अपने भोजन के लिए पौधे पर प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्भर है। अब हम भोजन क्यों करते हैं? हम भोजन इसलिए करते हैं क्योंकि हमें भोजन से ऊर्जा मिलती है और ऊर्जा के द्वारा हमारे बहुत सी शारीरिक क्रियाएं होती हैं, जैसे पाचन, श्वसन, उत्सर्जन। हमें अपना भोजन पौधे से और जानवर दोनों से मिलता है। अब जब बहुत बड़ी आबादी को भोजन उपलब्ध कराना होता है तो उसके लिए नियमित उत्पादन की आवश्यकता होती है। जब एक ही प्रकार के पौधों को एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है तो उसे फसल कहते हैं। जैसे गेहूं की फसल का मतलब क्या है कि पूरे खेत में गेहूं के पौधे हैं। फसलें विभिन्न तरह की होती हैं, जैसे अनाज, सब्जियां और फल, और अलग अलग मौसम की फसल अलग अलग होती है। हमारा देश एक बहुत बड़ा देश है। यहाँ कहीं पे बहुत अधिक गर्मी है, कहीं बहुत अधिक ठंड है और कहीं बहुत अधिक बारिश होती है। तो जलवायु के हिसाब से अलग अलग राज्यों की फसल भी अलग अलग होती है। कहीं गेहूं की पैदावार ज़्यादा होती है, कहीं धान की पैदावार ज़्यादा होती है, कहीं कपास की पैदावार ज़्यादा होती है। तो वो जलवायु पर निर्भर करता है। जैसे आपने सुना होगा पंजाब में गेहूं की पैदावार बहुत होती है क्योंकि वहाँ की जलवायु गेहूं के अनुकूल है। तो देखो, इतनी विविधता के बावजूद भी जो व्यापक फसल पैटर्न है ये दो तरह के होते हैं। पहला कौन सा है? खरीफ फसलें। वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल को खरीफ फसल कहते हैं। जैसे धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली और कपास खरीफ फसल कहलाती है। ये जून से सितंबर तक के मौसम में जून में बोते हैं और सितंबर अक्टूबर में ये तैयार हो जाती है। और रबी फसलें ये कब बोई जाती हैं? शीत ऋतु में। अक्टूबर से मार्च में उगाई जाने वाली फसलें रबी फसल कहलाती हैं। जैसे गेहूँ, चना, सरसों, मटर, अलसी। इसके अलावा कई जगहों पर गर्मियों के मौसम में भी दालें और सब्जियां उगाई जाती हैं। तो इस तरह से मुख्य दो तरह की फसलें हैं। कौन सी? खरीफ की फसलें जो वर्षा ऋतु में बोई जाती हैं और दूसरा रबी की फसलें जो शीत ऋतु में बोई जाती हैं। देखिए, जब कोई भी फसल तैयार की जाती है तो उसके लिए कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं? सबसे पहला है मिट्टी की तैयारी की जाती है। फिर उसके बाद बीजों को बोया जाता है, उसको बुआई कहते हैं। बुआई के बाद क्या करते हैं? खाद और उर्वरक डाला जाता है खेतों में। फिर पानी डाला जाता है जिसे सिंचाई करना कहते हैं। उसके बाद जो खरपतवार हो जाती है, जैसे गेहूं बोया है उसके बीच में जो दूसरे पौधे हो जाते हैं वो खरपतवार कहलाती है। तो खरपतवार को निकालना होता है। फिर उसके बाद कटाई की जाती है। जब फसल पक जाती है, कटाई करने के बाद सुखाकर इसका भंडारण किया जाता है या स्टोर किया जाता है। इसी तरह से हम अपने गमले में जब बोते हैं तो यही सारी क्रियाएं करते हैं। अब सबसे पहला स्टेप कौन सा है? मिट्टी की तैयारी करना। फसल उगाने से पहले मिट्टी की तैयारी सबसे पहला कदम है। खेती में सबसे महत्वपूर्ण कार्यों में मिट्टी को खोदना और ढीला करना है। इससे क्या होता है? जब मिट्टी को खोदा जाता है तो जो मिट्टी है यहाँ पर क्या होती है? पौधे जो ये गहराई तक उनकी जड़ें जा सकती हैं।
ढीली मिट्टी क्या करती है, जड़ों को मिट्टी में गहराई तक आसानी से प्रवेश करने देती है और पौधे की जड़ें आसानी से सांस ले सकती हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे बीच में क्या होगा, मिट्टी जब ढीली हो जाएगी उसमें वायु की मात्रा भी ज़्यादा होगी। मिट्टी में मौजूद केंचुए और रोगाणुओं का विकास होता है। उसमें कुछ तरह के बैक्टीरिया होते हैं ज़मीन में जो पौधे के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। इन्हें किसानों का मित्र भी कहा जाता है, केंचुए को और फ़ायदेमंद बैक्टीरिया को, क्योंकि वो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। आपने देखा होगा केंचुए मिट्टी में रहते हैं, वो मिट्टी को ढीला करते हैं और उसमें ह्यूमस मिला देते हैं। उससे मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ बनी रहती है। मिट्टी में खनिज, जल, वायु और कुछ छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं। इसके अलावा जो मृत पौधे हैं, जानवर हैं, मिट्टी के जीवों के द्वारा ये विघटित हो जाते हैं और सरल तत्वों में बदल जाते हैं। अब देखिए, मिट्टी को ढीला करने से क्या होता है, जो जमीन के नीचे, ऊपर की सतह के नीचे पोषक तत्व दबे हुए थे वो ऊपर आ जाते हैं और पौधे को ये पोषक तत्व आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। तो मिट्टी को ढीला करने की जो प्रक्रिया है, इसको जुताई या हम खुदाई भी कह सकते हैं। ये किसके द्वारा होती है, हल के द्वारा भी की जाती है। हल क्या होता है, लकड़ी या लोहे का बना होता है। यदि मिट्टी सूखी हुई है तो जुताई से पहले क्या करते हैं, खेत को नम कर दिया जाता है, पानी डाल दिया जाता है। जुताई वाले खेत में मिट्टी के बड़े बड़े ये ढेले से होते हैं जिन्हें क्रम से कहा जाता है। इन टुकड़ों को तोड़ना भी जरूरी है और जब खेत को समतल कर दिया जाता है तो उससे क्या होता है, बुआई के साथ साथ वो सिंचाई के लिए भी फायदेमंद हो जाता है। अब मिट्टी को समतल किससे किया जाता है, एक लेवलर से लेवल में कर देता है मिट्टी को, या समतल कर देता है। और कभी कभी जुताई से पहले मिट्टी में खाद भी डाल दी जाती है। उससे क्या होता है, खाद और मिट्टी बराबर मात्रा में मिल जाती है। तो बुआई से पहले मिट्टी को क्या कर दिया जाता है, ये कभी कभी खाद डालकर उसको पोषक तत्व दे दिए जाते हैं। अब कृषि उपकरण देखिए, मिट्टी को ढीला करने के लिए हल, कुदाल और कल्टीवेटर जो हैं ये काम में आते हैं। देखिए, हल क्या होता है, हल का उपयोग बहुत पहले से किया जा रहा है। इससे मिट्टी की जुताई की जाती है, फसल में खाद डालने, खरपतवार निकालने और मिट्टी को ढीला करने के लिए काम में आता है। ये लकड़ी से बना होता है और बैल के द्वारा इसको खींचा जाता है। इसमें एक मजबूत त्रिकोणीय लोहे की पट्टी होती है जिसे प्लॉशर कहा जाता है। हल का मुख्य भाग क्या होता है, लकड़ी का एक लंबा लट्ठा होता है जिसे हल का दस्ता भी कहा जाता है। शाफ्ट के एक छोर पर एक हैंडल होता है और दूसरा सिरा एक बीम से जुड़ा होता है जिसे बैल की गर्दन पर रखा जाता है। तो एक जोड़ी बैल और एक आदमी आसानी से हल को चला सकते हैं। आजकल लकड़ी के हल की जगह नए नए तरह के हल आ गए हैं, उससे जो है ये जुताई करना और अधिक आसान हो गया है। तो इस तरह से आपने देखा हल का उपयोग क्यों किया जाता है, मिट्टी को तैयार करने के लिए, या हम कह सकते हैं मिट्टी को ढीला करने के लिए, जिससे कि फसल आसानी से उसमें वृद्धि कर सके। अब देखिए, यहाँ पे चित्र में हल दिखा रखा है। एक बड़ा सा बीम जो है ये बैलों के कंधे पर है, पीछे एक आदमी है, वो बैलों को आगे की ओर को बढ़ा रहा है। अब देखिए, चित्र में कुदाल दिखा रखी है। कुदाल आपने वैसे पहले से साधारण कुदाल देखी होगी, इसमें एक डंडा सा होता है और आगे से एक लोहे का उपकरण होता है। लेकिन जो आजकल कुदाल है वो मिट्टी को ढीला करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इसमें लकड़ी या लोहे की एक लंबी छड़ होती है, लोहे की एक मजबूत, चौड़ी और मुड़ी हुई प्लेट इसके सिरे पर लगी हुई होती है जो मिट्टी को ढीला करने का काम करती है। अब देखिए, कल्टीवेटर क्या है, चित्र में दिखा रखा है। ये ट्रैक्टर से चलने वाले कल्टीवेटर की सहायता से की जाती है। कल्टीवेटर के उपयोग से क्या होता है, श्रम की भी बचत होती है, समय की भी बचत होती है।
मिट्टी को तैयार करने के बाद अगला स्टेप क्या है? बुआई। इसमें बीजों को बोया जाता है। बुआई से पहले अच्छी किस्म के और अच्छी गुणवत्ता वाले स्वच्छ और स्वस्थ बीजों का चुनाव किया जाता है। किसान क्या करता है? अधिक उपज देने वाले बीजों का उपयोग करना पसंद करता है। अब देखिए, आपने घर में भी कभी देखा होगा, अगर हम किस बीज को पानी में डाल देते हैं, जो हल्के बीज हैं या बेकार हो गए हैं बीज, वो क्या होते हैं? ऊपर तैरते हैं, और जो नीचे बैठ जाते हैं वो अच्छे बीज होते हैं। अब देखिए, बीज बोने का ये पारंपरिक उपकरण चित्र में दिखा रखा है। इसमें बीज बोने के लिए क्या करते हैं? जो पारंपरिक रूप से उपयोग किए जाने वाला ये उपकरण है, फनल के आकार का होता है, कीप के आकार का। इसमें बीजों को फनल में भर दिया जाता है और नुकीले सिरे वाले 2 या 3 पाइपों से होकर गुजारा जाता है। ये सिरे क्या करते हैं? मिट्टी में छेद करते हैं और वहाँ बीज डालते रहते हैं, तो इससे थोड़ा सा टाइम बच जाता है। लेकिन आजकल सीड ड्रिल का प्रयोग होने लगा है। ये ट्रैक्टर की मदद से सीड ड्रिल के द्वारा बुआई की जाती है। सीड ड्रिल से क्या होता है? बीज समान दूरी पर और समान गहराई पर बोए जाते हैं, और साथ ही वो ढकते भी जाता है मिट्टी से, जिससे पक्षी उन बीजों को ना खा सके। सीड ड्रिल का उपयोग करके बुआई करने से समय की भी बचत होती है और श्रम की भी बचत होती है। अब आपको मालूम होगा बच्चों कि जब ये पौधे जो हैं बहुत अधिक घने नहीं होने चाहिए। घने होंगे तो क्या होगा? पौधों को ना तो पर्याप्त धूप मिलेगी, ना ही पोषक तत्व मिलेंगे और ना ही पानी मिलेगा। इसलिए किसान लोग क्या करते हैं, जब बहुत घनी फसल हो जाती है तो बीच बीच में से कुछ पौध उसकी निकाल देते हैं। तो कुछ पौध निकाल देने से क्या होगा? अब पौधों को पर्याप्त मात्रा से धूप मिलेगी, उनको पर्याप्त पोषक तत्व मिलेंगे और पानी मिलेगा, जिससे कि फसल की वृद्धि अच्छी हो सके। अच्छी फसल होगी तो उससे क्या होगा? पैदावार अच्छी होगी। देखिए, बीज को बोने के बाद क्या करते हैं? खाद और उर्वरक डाले जाते हैं। खाद और उर्वरक क्या है? ऐसे पदार्थ जो पौधे की स्वस्थ वृद्धि के लिए पोषक तत्वों के रूप में मिट्टी में मिलाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? खाद और उर्वरक कहलाते हैं। आपने देखा होगा, बहुत से किसान क्या करते हैं, जैसे उनके खेत में एक फसल तैयार होती है, वो दूसरी फसल बो देते हैं। दूसरी फसल तैयार हो गई, वो तीसरी फसल बो देते हैं। खेत को बंजर नहीं छोड़ते बिल्कुल। तो उससे क्या होता है? खेत के सारे पोषक तत्व धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। अब वो मिट्टी कैसी हो गई है? उसकी उर्वरा शक्ति कम हो गई है। उर्वरा शक्ति को फिर से बढ़ाने के लिए उसमें खाद और उर्वरक डाला जाता है। उससे क्या होता है? उन पौधे को पोषक तत्व मिलते हैं। खाद क्या होता है? खाद जो है ये कार्बनिक पदार्थ हैं जो पौधे और पशु अपशिष्ट के अपघटन से प्राप्त होते हैं। किसान पौधे और जानवरों के कच्चों को क्या करते हैं? खुले स्थान पर गड्ढों में डाल देते हैं और सड़ने देते हैं उनको। ये छोटे छोटे जो बैक्टीरिया होते हैं, सूक्ष्म जीव जो हमें दिखाई नहीं देते, इसको क्या करते हैं? अपघटन कर देते हैं या सड़ा देते हैं। वो सरल तत्वों के रूप में बदल जाती हैं और इस तरह से ये खाद तैयार हो जाती है। इसके बाद क्या काम होता है? सिंचाई का काम होता है। सिंचाई के लिए क्या होता है? पौधों को क्या होती है? सभी जीवों को, चाहे जंतु हैं पौधे हैं, उनको पानी की ज़रूरत होती है। पानी से क्या होता है? पौधे की उचित वृद्धि होती है, उनका विकास होता है। और जब पौधों में पानी डाला जाएगा तो क्या होगा? जो खनिज पदार्थ हैं या पोषक तत्व उसमें घुल जाएंगे और जड़ के द्वारा पौधे इन पानी को जब अवशोषित करते हैं तो पौधों को पोषक तत्व भी मिलते हैं और खनिज भी इनको मिलते हैं। और साथ ही पानी क्या करता है? जाड़ों में पाले से बचाता है पौधे को और गर्म हवाओं की धाराओं से बचाता है। तो स्वस्थ फसल की वृद्धि के लिए मिट्टी का नम होना आवश्यक है। और नम कब होगी मिट्टी? जब उसको नियमित रूप से पानी मिलता रहेगा। तो फसलों को नियमित अंतराल पर पानी देने की प्रक्रिया सिंचाई कहलाती है। सिंचाई का समय
और आवृत्ति फसल से फसल, मिट्टी से मिट्टी और मौसम से मौसम भिन्न होती है। यानी अलग अलग फसल को अलग अलग पानी की मात्रा की ज़रूरत होती है। इसी तरह से भी मिट्टी भी अलग अलग तरह की होती है। कोई रेतीली मिट्टी है, कोई दोमट मिट्टी है, कोई चिकनी मिट्टी है। तो वहाँ पे मिट्टी के हिसाब से भी पानी की ज़रूरत होती है। अब सिंचाई के लिए कुछ स्रोत हैं। कौन से हैं? देखिए, कुएँ हैं, नलकूप हैं, नदियाँ, बांध, नहरें, तालाब, ये सिंचाई के स्रोत हैं। इनके द्वारा सिंचाई की जाती है। तो इस तरह से सिंचाई करने से क्या होगा? पौधों को पानी मिलेगा और उस पानी में क्योंकि पोषक तत्व घुल जाएंगे और पौधों को आसानी से प्राप्त हो जाएंगे। अब ये देखिए सिंचाई के पारंपरिक तरीके। कुओं, झीलों और नहरों में उपलब्ध पानी को अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरीके से उठाया जाता है ताकि इसे खेतों में लाया जा सके। इन जो विधियों में जानवरों का या मानव श्रम का इस्तेमाल किया जाता है। ये विधियाँ सस्ती हैं लेकिन कम कुशल हैं। तो पारंपरिक तरीके कौन से हैं? मोट या घिरनी, चेन पंप, ढेकली और रहट। ये आपको जो चित्र दिख रहा है, ये चित्र किसका है? मोट या घिरनी का चित्र है। तो यहाँ पे मानव श्रम का इस्तेमाल हो रहा है। मतलब एक आदमी इस कार्य को कर रहा है। यह देखिए यहाँ पे जो सिंचाई का दूसरा पारंपरिक तरीका है, ये चेन पंप के द्वारा है। इसी तरह से अगला तीसरा तरीका देखिए, इसको ढेकली कहते हैं। यहाँ पर भी मानव श्रम की आवश्यकता होती है। ये है रहट। चित्र में देखिए, रहट चलाने के लिए जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आजकल सिंचाई आधुनिक तरीके से की जाती है। आधुनिक तरीके से सिंचाई करने से क्या होता है? ये पौधे को पर्याप्त मात्रा में और उचित पानी मिल जाता है। इसकी एक विधि है, देखिए, छिड़काव तंत्र या स्प्रिंकलर सिस्टम इसको कहते हैं। ये प्रणाली क्या करती है? असमान भूमि पर अधिक उपयोगी है जहाँ पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है। यहाँ पे देखिए बहुत से पाइप एक मेन पाइपलाइन से जुड़े होते हैं। जब पानी को पंप की मदद से जो मेन पाइप से प्रेशर में बहने दिया जाता है तो ये घूमने वाले नोजल से होता हुआ जाता है। ये फसल पर ऐसे छिड़काव करता है जैसे बारिश हो रही हो। तो स्प्रिंकलर का उपयोग लॉन में, कॉफ़ी बागान में और अन्य फसलों के लिए किया जाता है। तो इस तरह से पौधे को उचित मात्रा में पानी मिल जाता है। तो ये सिस्टम क्या है? स्प्रिंकलर सिस्टम या छिड़काव सिस्टम इसको कहते हैं। ये सिंचाई का एक आधुनिक तरीका है जिसमें बहुत से पाइप एक मेन पाइप से जुड़े हुए हैं। इसी तरह से देखिए चित्र में ड्रिप सिस्टम या ड्रिप तंत्र है। इस प्रणाली में क्या होता है? पानी बूंद बूंद करके सीधे जड़ों के पास गिरता है, इसलिए इसे ड्रिप सिस्टम कहते हैं। ये फलों के पौधे, बगीचे और पेड़ों को पानी देने की सबसे अच्छी तकनीक है। इसमें क्या होता है? इस तकनीक के द्वारा या इस सिस्टम में पानी की बर्बादी नहीं होती। ये उन क्षेत्रों के लिए वरदान सिद्ध हो रहा है जहाँ पे पानी कम मात्रा में होता है। अब देखिए खरपतवारों से बचाव। अब पहले तो ये समझ लीजिए खरपतवार क्या है। अगर किसी खेत में कोई फसल बोई जाती है, उसमें दूसरे पौधे अगर हो जाते हैं, वो खरपतवार कहलाई जाती है। जैसे मान लीजिए किसी खेत में गेहूं की फसल बोई है, उसमें बीच में कुछ पौधे सरसों के हो गए हैं, तो सरसों वहाँ पे के लिए खरपतवार हो गई क्योंकि ये अवांछनित पौधे हैं। या दूसरी तरह की कोई घास हो गई, वो अवांछनीय है, वो खरपतवार है। खरपतवार को निकालना बहुत आवश्यक होता है। खरपतवार निकालने को निराई करना कहते हैं। निराई क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर खरपतवार नहीं निकाली जाएगी, जो पौधे को खाद दी जाती है, उर्वरक दी जाती है, उससे मिलने वाला पोषक तत्व, इसी तरह से जो पानी हम दे रहे हैं वो पानी किसको मिल जाता है? खरपतवार को मिल जाता है और पौधों को वो नहीं मिल पाता है। तो इसलिए
जो पौधे में खरपतवार है उसको निकालना बहुत आवश्यक है। देखिए, खरपतवार निकालना इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि ये फसल के विकास में बाधा उत्पन्न करते हैं। अब अगर छोटे स्तर पर खेती हो रही है, जैसे छोटी क्यारियों पर या गमलों पर, उससे तो कुदाल की सहायता से खरपतवार आसानी से निकाले जा सकते हैं। लेकिन अगर बड़े पैमाने पर खेती होती है तो मशीनों के द्वारा खरपतवारों को निकाला जाता है। इसी तरह से कुछ केमिकल का या रसायन का उपयोग करके भी खरपतवार को कंट्रोल किया जाता है। इन्हें खरपतवार नाशी कहा जाता है। खरपतवार नाशी इनको कहा जाता है। जैसे ये क्या होता है, आपने सुना होगा 2,4-D। खरपतवारों को मारने के लिए इनका छिड़काव खेतों में किया जाता है। ये फसलों को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन खरपतवारों को ये नष्ट कर देते हैं। तो इस तरह से ये स्प्रेयर की सहायता से खेतों में इसका छिड़काव किया जाता है। देखिए, चित्र में आपको दिख रहा है एक श्रमिक ये खरपतवार नाशी का या केमिकल का छिड़काव करते हुए। जब ये छिड़काव किया जाता है कब करते हैं, फूल आने और बीज बनने से पहले किया जाता है, क्योंकि ये केमिकल हैं, ये स्वास्थ्य को नुकसान कर सकते हैं। इसलिए जब इनका प्रयोग किया जाता है तो सावधानी बरतनी चाहिए। तो जब इन केमिकल का छिड़काव किया जाता है तो आपने देखा होगा ये श्रमिक क्या करते हैं, अपने नाक और मुंह को कपड़े से ढक लेते हैं। नाक और मुंह को कपड़े से ढकने से क्या होगा, ये केमिकल उनके शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करेंगे, उनको नुकसान नहीं होगा। तो इस तरह से खरपतवार को निकालना बहुत आवश्यक है। देखिए, इसके बाद का स्टेप है फसल की कटाई। फसल की कटाई कब की जाती है, जब फसल तैयार हो जाती है या परिपक्व हो जाती है, तब उसकी कटाई की जाती है। कटाई में क्या करते हैं, या तो फसल को ज़मीन से बाहर निकाल दिया जाता है या ज़मीन के करीब से काट दिया जाता है। फसल तैयार होने में लगभग 3 से 4 महीने का समय लगता है। कटाई के बाद कभी कभी किसान क्या करते हैं, पराली को खेत में छोड़ देते हैं और उसमें आग लगा देते हैं या जला देते हैं पराली को। इससे क्या होता है, प्रदूषण होता है। इससे आग भी लग सकती है और खेतों में जो पड़ी फसल है उसको नुकसान होता है। आपने देखा होगा कई बार सरकार जो है ये प्रदूषण रोकने के लिए किसानों से पराली जलाने के लिए मना करती है। तो पराली जलाने से क्या होता है, वायु प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए पराली को खेतों में नहीं जलाना चाहिए, बल्कि उसके अन्य उपयोग करने चाहिए। हमारे देश में कटाई हाथ से भी की जाती है, दराती से। ये चित्र में दिखा रखा है दराती, इससे भी की जाती है। और बड़े पैमाने पर जब खेती होती है, हार्वेस्टर मशीन के द्वारा भी कटाई होती है। कटी हुई फसल में अनाज के बीजों को भूसी से अलग करने की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया को थ्रेशिंग कहा जाता है। थ्रेशिंग में क्या होता है, बीज को भूसी से अलग कर दिया जाता है। ये कंबाइन नाम की एक मशीन से किया जाता है। ये चित्र में दे रखा, देखिए, ये हार्वेस्टर के साथ साथ ये थ्रेशर भी है। तो इस तरह से ये मशीन कंबाइन मशीन इसको कहते हैं, जिसमें हार्वेस्टर के साथ साथ थ्रेशर भी है। अब यहाँ पे देखिए विनोइंग या फटकने वाली मशीन। इसमें क्या होता है, एक पंखा सा होता है। ये भूसा और बीज का जो मिश्रण है वो इसमें डाल दिया जाता है। जब ये पंखा चलेगा तो क्या होगा, जो भूसा है ये बीज से अलग हो जाएगा। तो इसको विनोइंग या फटकने वाली मशीन कहा जाता है। अब अंत वाला स्टेप कौन सा है, लास्ट चरण, भंडारण। देखिए, अगर कटे हुए अनाज को बहुत लंबे समय तक रखना है तो उन्हें नमी से, कीड़ों से, चूहों से और सूक्ष्म जीवों से बचाना होगा। कटे हुए अनाज में नमी अधिक होती है और अगर कटा हुआ अनाज को बिना सुखाए भंडारित कर दिया जाता है तो वो खराब हो जाएगा, उसमें बैक्टीरिया पनप जाएंगे या फंगस हो जाएगी। इससे वो उपयोग लायक नहीं रहते हैं। इसलिए उनका जब स्टोर किया जाता है, उनका भंडारण किया जाता है, तो उन्हें तेज़ धूप में सुखाया जाता है। तेज़ धूप में सुखाने से क्या होता है, उसमें
कीड़े लगने की संभावना या बैक्टीरिया फंगस लगने की संभावना कम हो जाती है। किसान क्या करता है, अनाज को जूट की बोरियों या धातु के डिब्बे में स्टोर करते हैं। अनाज का बड़े पैमाने पर भंडारण साइलो और अन्न भंडार में किया जाता है ताकि उन्हें चूहे और कीड़ों जैसे कीटों से बचाया जा सके। आपने घरों में देखा होगा, लोग क्या करते हैं, जो ड्रम में गेहूं या चावल का स्टोर कर लेते हैं और उसमें दवा डालते हैं या सूखे नीम के पत्ते डाल देते हैं। सूखे नीम के पत्ते डालने से क्या होता है, उसमें किसी भी तरह का कीड़ा नहीं लगता है। घर में खाद्यान्न भंडारण के लिए जो ड्रम इस्तेमाल किए जाते हैं, उन ड्रमों में नमी नहीं आनी चाहिए और साथ ही उनको कीटों से उनका बचाव किया जाना चाहिए। अब देखिए, भंडार गृहों में अनाज का भंडारण ये जो जूट के बोरे होते हैं इनमें भी किया जाता है और कीटनाशकों का छिड़काव भी किया जाता है। यहाँ पे ये कुछ तरह के केमिकल ऐसे आते हैं जिनका धुआं किया जाता है और उस धुएं से कवक और सूक्ष्म जीव खत्म हो जाते हैं। देखिए, एक एक्टिविटी आप कर सकते हो, 3 गिलास लीजिए और थोड़े से चने के बीज ले लीजिए और उसको अंकुरित कर लीजिए अलग से। और जो 3 गिलास लिए हैं उसमें एक में क्या करेंगे, मिट्टी और गोबर की खाद डाल देंगे, दूसरे में मिट्टी और उर्वरक डालेंगे और तीसरे में केवल मिट्टी डालेंगे, उसमें ना तो खाद डालेंगे ना उर्वरक डालेंगे। और इन तीनों में पौधे को बो देंगे, जो अंकुरित पौधा हुआ है उसको बो देंगे और उसमें बराबर मात्रा में पानी डालेंगे। और 7-8 दिन के हम बाद देखते हैं सबसे ज़्यादा वृद्धि किस में हुई, जिसमें उर्वरक थे। सबसे कम वृद्धि किस में हुई, जिसमें ना उर्वरक थे और ना खाद थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, उर्वरक में ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। आपने नाम सुना होगा उर्वरक का, यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटाश, एनपीके। एनपीके का मतलब नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। देखिए, उर्वरक या फर्टिलाइज़र के उपयोग से किसान गेहूं, धान, मक्का और दूसरे अनाज या दालों की बहुत अच्छी फसल प्राप्त कर सकता है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा उर्वरक का या फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल होता है, मिट्टी क्या होती है, सख्त होते जाती है। धीरे धीरे मिट्टी का उपजाऊपन कम होते जाता है और जो उसके बैक्टीरिया, फ़ायदेमंद बैक्टीरिया हैं, वो कम होने लगते हैं। तो उर्वरक भी जल प्रदूषक का एक कारण बन गया है। अतः मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखने के लिए या मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए जैविक खाद का भी इस्तेमाल करते रहना चाहिए। अब देखिए, मिट्टी की उर्वरा शक्ति को हम कैसे बनाए रख सकते हैं। उर्वरक के बदले अगर हम खाद का उपयोग ज़्यादा करें तो उससे क्या होगा, मिट्टी को पोषक तत्व तो मिलेंगे ही, साथ ही उसमें क्या होता है, पानी को ग्रहण करने की क्षमता ज़्यादा आ जाती है। इसी तरह से अगर फसल बदल बदल के बोई जाए तो उससे पोषक तत्व समाप्त नहीं होते। तो फसल को बदल बदल कर बोने से क्या होता है, मिट्टी का उपजाऊपन बना रहता है। अगर एक ही फसल को बार बार बोया जाएगा तो एक तरह के पोषक तत्व मिट्टी से समाप्त हो जाएंगे। इसी तरह से बीच बीच में कभी दालें बो दी जानी चाहिए। जैसे कभी गेहूं बो दिया, फिर अगली बार दालें बो दें, तो दालों में क्या होता है, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है उनकी जड़ों में। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, हवा में जो मौजूद नाइट्रोजन है इसका स्थिरीकरण करता है या इसको नाइट्रोजनी यौगिक में बदल देता है और वो पौधे के लिए खाद का काम करते हैं। तो इस तरह से हम खाद डालकर या फसल को बदल बदल कर बो के और दालें बोकर मिट्टी की उपजाऊपन को बनाए रख सकते हैं। अब खाद के लाभ क्या हैं, देखिए, जैविक खाद को उर्वरक से अच्छा माना जाता है क्योंकि ये मिट्टी की जल धारण क्षमता को बढ़ाता है। ये मिट्टी को हल्का बना देता है या हम कह सकते हैं छिद्रपूर्ण बनाता है, जिससे गैसों का आदान प्रदान
आसानी से हो सकता है। और जो फायदेमंद बैक्टीरिया हैं जो पौधे को फ़ायदा पहुंचाते हैं, उनकी संख्या भी तेज़ी से बढ़ती है। तो बैक्टीरिया, फ़ायदेमंद जो बैक्टीरिया हैं ये तेज़ी से बढ़ के पौधे को फ़ायदा पहुंचाते हैं। अब देखिए खाद और उर्वरक में क्या अंतर है। खाद गोबर और पौधे के अवशेष से बनती है, ये प्राकृतिक रूप से तैयार होती है, जबकि उर्वरक मानव निर्मित अकार्बनिक लवण है जो फैक्ट्रियों में बनते हैं। खाद को खेतों में तैयार किया जा सकता है, जबकि उर्वरक को फैक्ट्री में बनाया जाता है। इसी तरह से खाद से मिट्टी को ह्यूमस मिलता है और उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस नहीं मिलता। तो खाद में पौधे के लिए पोषक तत्व कम मात्रा में होते हैं, लेकिन उर्वरक में पोषक तत्व जैसे पोटेशियम, कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस ये बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। अब देखिए फसल उत्सव। अब देखिए किसान लोग खेतों में बहुत मेहनत करते हैं। जब 3-4 महीने की वो कड़ी मेहनत करते हैं तो फसल का दिन आ जाता है। तो अनाज से लदी खड़ी फसल के सुनहरे खेतों का नज़ारा किसानों के दिलों को खुशी और कल्याण की भावना से भर देता है। इतने महीने देखिए महीनों की कड़ी मेहनत के बाद वो क्या करता है, जब कटाई का वक्त आता है तो फसल को तैयार होने की खुशी में ये त्यौहार मनाए जाते हैं। देखिए यहाँ पे खाद्य पदार्थ के नाम दिए हैं और ये कहाँ से मिलता है दिया है। जैसे दूध कहाँ से मिलता है, गाय, भैंस, बकरी, ऊँट से मिलता है। इसी तरह से अन्य खाद्य पदार्थ और कहाँ से मिलता है ये दिया हुआ है। अब देखिए पौधे की तरह पशु भी क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के भोजन प्रदान करते हैं हमें। जो लोग समुद्र के पास रहते हैं वो लोग मछली का प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में अपने भोजन के रूप में करते हैं। अब देखिए फसल उत्पादन की प्रक्रिया में कई चरण शामिल है, जैसे बीज का चयन है, बोआई, सिंचाई, कटाई। ये इसी तरह से घर या खेतों में पाले गए जानवरों को उचित भोजन, रहने के लिए आश्रय, देखभाल करनी चाहिए उनकी। जब ये बड़े पैमाने पर किया जाता है तो इसे पशुपालन कहा जाता है। तो पशुपालन में क्या होता है, इससे बहुत फ़ायदा होता है। जैसे अगर किसी के पास बहुत अधिक गाय और भैंस है तो उससे वो अपना क्या कर सकता है, डेयरी उद्योग खोल सकता है। इसी तरह से वो जैविक खाद तैयार कर सकता है और उससे उसकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।